वेलकम गाइस, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो क्लास 11 का चैप्टर 2 का है, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिगार्डिंग, है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के बारे में। बहुत सारे बच्चे का ये रिक्वेस्ट था कि सर ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बनाए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है यहाँ पे, जिसका वेट कितना होगा 1 ग्राम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसका वेट कितना है 1 ग्राम होना चाहिए। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल वेट 1 ग्राम, ये हमको निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर हम लोग मास बात करेंगे, चार्ज बात करेंगे, तो क्या होगा, मास और चार्ज, ये दो चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर वन का क्या है, 1 नंबर में हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोल रहे हैं, 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 ग्राम इज द मास ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 1 ग्राम इज द मास ऑफ 1 बाय 9.1 इंटू 10⁻28। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना होता है, तो हम जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन में जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर ग्राम में बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट कितना मिल जाएगा हम लोग को, 9.1 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6. तो रिजल्ट आ जाएगा 5.48 इंटू 10⁻⁻7 kg, ठीक है। और हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इतना है, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 1.602 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रोज नंबर से, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 9.65 इंटू 10⁻4 कूलम्स, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, है ना। 1 मोल मीथेन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करना है 1 मोल मीथेन में, याद रखना इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी क्या बोल रहा है, तो फाइंड द टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना बोल रहा है, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 में। तो ये आपका है इस तरह से। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एज्यूम करना है, एज्यूम दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज। तो ये क्वेश्चन से, विल द आंसर चेंज इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज, इज इट राइट और रॉन्ग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। 1 मोल मीथेन बराबर क्या बोलते हैं, 1 मोल मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 मोल से हम लोग जानते हैं अवोगाड्रोज नंबर इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, कार्बन में 6, हाइड्रोजन में कितना होता है 4 हाइड्रोजन के लिए 4 हो गया, तो एक हाइड्रोजन के लिए हम लोग बोलते हैं 1, तो 4 हाइड्रोजन के लिए 4, 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10। तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6. यहाँ 23 10 ऐड हो जाएगा तो आपको 1024 मिल जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ 2 का। 2 में चलते हैं हम लोग, सेकेंड में क्या निकालना है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है इसमें। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालने के लिए ग्राम एटॉमिक मास जो होता है कार्बन 14 का, है ना, कार्बन 14, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है यहाँ पे। ग्राम एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 14 का, तो 14 ग्राम, 13 का 13 ग्राम, 12 का 12 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14 का 14 ग्राम, और 14 ग्राम इक्वल टू, तो हम लोग बोल सकते हैं 1 ग्राम इक्वल टू होता है कितना, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। याद रखना 1 ग्राम इक्वल टू
1000 मिलीग्राम होता है। तो 14 ग्राम मतलब 14 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम बोल सकते हैं या 14,000 मिलीग्राम बोल सकते हैं। तो 14 इंटू 14,000 मिलीग्राम ऑफ कार्बन है कितना, तो 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम लोग को 7 मिलीग्राम में निकालना है। आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं 1 मिलीग्राम करके। तो 1 मिलीग्राम में डायरेक्ट निकल कर 7 मिलीग्राम में निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। 14,000 बाई 7 इंटू 7 कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे आपका कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20। स्टेप 2 में क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। टोटल नंबर और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, और उसके बाद कितना में निकालना है, 7 मिलीग्राम में निकालना था, याद होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 एटम, कार्बन एटम में कितना होता है, तो कार्बन एटम्स 14 में बोल रहे हैं, तो 14 माइनस 6 टोटल 8 न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन 1 एटम कार्बन इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन, है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स में कितना हो जाएगा, जो निकल के आया था पीछे साइड में, तो आपका वो हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻20 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक कार्बन में 8 न्यूट्रॉन्स होता है। तो उतना 7 मिलीग्राम में कितना होता है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना बोलते हैं 1.675 इंटू 10⁻27 kg, ये क्वेश्चन में बोला गया था। तो हम लोग को मास ऑफ 2.408 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स का निकालना था। तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 4.033 इंटू 10⁻6 ग्राम, ठीक है, 4.0233 इंटू 10⁻6 ग्राम, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें हम लोग, तो इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स निकालना है, ठीक ना। जैसे कि वहाँ 7 मिलीग्राम में निकालना था या 34 मिलीग्राम में शायद बोला गया था क्वेश्चंस में। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया कितना होता है, हम लोग बोलते हैं क्या, सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया बोलते हैं हम लोग 17 ग्राम होता है। तो 17 ग्राम मतलब 17 इंटू 10⁻³ ग्राम, या 17,000 मिलीग्राम लिख सकते हैं आप। तो 17 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम ऑफ अमोनिया है कितना मॉलिक्यूल्स, 1 मोल में कितना रहता है, तो 1 मोल में रहता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। तो 34 मिलीग्राम में निकाल देंगे यूनिटरी मेथड से, कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 17,000 इंटू 34 मिलीग्राम। तो इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.2044 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 का 2 अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे निकालना है टोटल नंबर एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल कितना होता है 7 + 3 यानी 10। NH3 में नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन 3 है, तो 7 + 3 10 हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 12.044 जो उधर आया 34 मिलीग्राम में, इसको क्या करते हैं, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और इधर 20 और ये हो जाएगा आपका 12 था, 1.2 लाया गया है। एक प्रोटॉन का मास कितना बोलते हैं हम लोग 1.67 इंटू 10⁻27। तो मास ऑफ 1.2044 इंटू 10⁻20 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 2.01 इंटू 10⁻5 kg मास ऑफ, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसका लास्ट में क्वेश्चन पूछा था आंसर चेंज होगा क्या टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से, तो नो, द आंसर विल नॉट चेंज अपॉन चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकॉज ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, और वो चीज़ चेंज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो टेम्परेचर चेंज करने से ही चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, ठीक है। 13 है ना, पहला क्वेश्चन में दिया है कार्बन 6 13, दूसरा में है ऑक्सीजन 8 16, थर्ड में आपका क्या है 12 24 मैग्नीशियम है ना, आयरन 26 56 और स्ट्रॉन्शियम 38 88। तो इसमें आपको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना है। तो प्रोटॉन्स क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ये सबको पता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा सबका जो एटॉमिक नंबर है। तो इसको हम लोग इस तरह से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्या कीजिए अपने से ट्राई कर सकते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मास से डिक्रीज करते हैं, ठीक ना, प्रोटॉन्स को। तो कार्बन 13 का एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन भी 6 हो जाएगा, मास नंबर 13 है, न्यूट्रॉन्स निकालना है तो 13 - 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। उसी तरह इन ए सिमिलर वे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8
है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितना हो जाएगा 8, मास नंबर कितना है 60, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे 60 माइनस 8 निकल जाएगा। इन सिमिलर मैग्नीशियम का 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, मास नंबर 24, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 12। 4 नंबर में आयरन 56 26, एटॉमिक नंबर 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26, ठीक है। मास नंबर हो जाएगा 56, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा तो 56 माइनस 26 दैट इज द 30। उसी तरह से सिमिलर वे में हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। स्ट्रॉन्शियम 38 88, एटॉमिक नंबर 38 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा 38, मास नंबर कितना दिया है 88, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए उसको डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे 50 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यहाँ पे क्या करना है सिंबल लिखना है। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं हम लोग, किसी भी एलिमेंट का क्या लिखते हैं लेफ्ट साइड में। मास नंबर कहाँ लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट का मास नंबर लिखते हैं अपर साइड लेफ्ट में ही। तो Z17 दिया है, A35 दिया है। दूसरा क्वेश्चन Z92 A33 दिया है। थर्ड में Z4 A9 दिया है। तो Z17 हम लोग जानते हैं किसका होता है, क्लोरीन का होता है। तो क्लोरीन को आप यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं X1735, X इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग क्लोरीन, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है। इन ए सिमिलर वे X92 233 और X किसका होगा यूरेनियम का। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलेंगे तो आपका X हो जाएगा 4 और 9, ठीक है। एक्स कौन हो जाएगा एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है बेरिलियम का। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 बन के रेडी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज ए वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ दिया हुआ है 580 नैनोमीटर्स। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। तो येलो लाइट जिसका यहाँ पे वेवलेंथ दिया है कितना 580 नैनोमीटर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेव नंबर। तो वेवलेंथ आपका 580 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर यहाँ पे निकालना है। तो वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप होता है आपको पता है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है सी बाई लेमडा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाई लेमडा, सी इक्वल टू जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, 580 को नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिए हम लोग। और यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना, सी बाय लेमडा कर देना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ को डिवाइड कीजिएगा तो 5.17 10⁻14 पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में इसी को वेव नंबर निकालने बोल रहा था। वेव नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो 1/λ, लेमडा का वैल्यू कितना दिया है तो 580 नैनोमीटर में था, 10⁻⁹ नैनोमीटर। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 1.724 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, 3 × 10⁻15 हर्ज, या 15 साथ में नहीं है ऊपर में होगा 3 × 10⁻15 हर्ज, ठीक है। कॉरेस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻15 हर्ज, 15 को ऊपर कर देना है, ठीक है 15। और दूसरा इसी में दिया हुआ है क्या है वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ आपका दिया है 0.50 एंगस्ट्रॉम, है ना। ए के ऊपर में क्या होगा, ए के ऊपर में आपका 0 होगा, 0 एंगस्ट्रॉम है वो। तो हमको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन का फार्मूला हम लोग को पता है क्या होता है एच न्यू होता है ना। एच का वैल्यू आपको पता है 6.626 10⁻34 जूल सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था क्वेश्चंस में। तो एनर्जी आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा 1.986, है ना, इंटू 10⁻18 जूल। एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन्स कितना होता है तो हम लोग बोल रहे हैं एच न्यू एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या था एनर्जी निकालना है, ठीक है, जिसका वेवलेंथ कितना दिया है 0.50 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग क्या बोलते हैं सी बाई लैम्डा होता है। तो यहाँ से आप एच निकाल लीजिए, सबसे पहले क्या होगा तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, एच का वैल्यू दिया है 6.626 10⁻34 जूल्स, है ना, सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वेवलेंथ 0.50 एंगस्ट्रॉम, है ना। इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। एनर्जी आप यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख सकते हैं, ठीक है, 3.98 × 10⁻15 जूल। तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ लाइट, है ना, वेव हुज पीरियड इज 2 × 10⁻10 सेकेंड। इसको कैसे निकालेंगे तो क्या क्या निकालना, वेवलेंथ निकालना है, यहाँ पे लेमडा, फ्रीक्वेंसी न्यू निकालना है एंड वेव नंबर निकालना है, जिसका क्या दिया हुआ है पीरियड्स दिया हुआ है। तो पीरियड्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, पीरियड्स इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिए 2 × 10⁻10 है। तो इसका हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है 1/पीरियड,
पीरियड के रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ निकल के आ जाएगा ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आप पहले निकाल लीजिए 1/पीरियड टू 1/2 इंटू 10⁻10 सेकेंड। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड। और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम जानते हैं सी बाय फ्रीक्वेंसी, सी बाय न्यू, 3 इंटू 10⁻8, 5 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड, तो 6 इंटू 10⁻2 मीटर होगा। वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/λ, लेमडा का वैल्यू दिया है 1 है ना 6 इंटू 10⁻2, 16.66 मीटर है ना। इस तरह से यहाँ रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट है ना विथ वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर विच प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स को आपको निकालना है जो कि 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को फाइंड आउट करना है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 4000 पिकोमीटर्स, ठीक है। और कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये 1 जूल एनर्जी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को फॉर्मूला है ना निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो आंसर देख लेते हैं हम लोग। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यानी एच सी बाय लैम्डा हम लोग बोल सकते हैं। एच का वैल्यू हम लोग को पता है, सी का वैल्यू पता है, और वेवलेंथ आपको दिया है 4000 पिकोमीटर, ठीक है। तो पिकोमीटर बराबर हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻12 मीटर। इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 10⁻9 मीटर आएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन सबसे पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए फॉर्मूला को पुट करके एच सी बाय लैम्डा में, तो आपका एनर्जी निकल के आ जाएगा 4.969 इंटू 10⁻17 जूल। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये 4.965 17 जूल जो है इज़ द एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 1, एक फोटॉन्स का एनर्जी है। तो 1 जूल इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/4.9679। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इस तरह से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है 4 इंटू 10⁻7 मीटर, स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स है ना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, ये निकालना है पहला क्वेश्चन में। दूसरा में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिशंस निकालना है, और थर्ड क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6020 इंटू 10⁻19 कूलम। आंसर देख लेते हैं हम लोग। एनर्जी ऑफ फोटोन्स का निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एनर्जी का ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा है ना। सारे का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, एच का वैल्यू, सी का लैम्डा सारा पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ से आपको आंसर निकल के आ जाएगा कितना 4.97 इंटू 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यहाँ पे क्या करना है, चूँकि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे, तो 1.602 इंटू 10⁻19 जूल से क्या किया डिवाइड किए, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स का। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशंस का फॉर्मूला वो लोग बोलते हैं क्या, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन है ना, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो 3.1 माइनस 2.13 कीजिएगा, 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आएगा। थर्ड में क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। वेलोसिटी का हम लोग चूँकि काइनेटिक एनर्जी निकला हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, यहाँ पे mv² इक्वल टू 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जूल में कन्वर्ट कर देना है, तो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 1 पॉइंट चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर मल्टीप्लाई करेंगे, निकल के आपका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, जब सारे को आप पुटअप कीजिएगा 2 इंटू है ना चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से डिवाइड कीजिएगा तो 0.34 इंटू 10⁻12 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, तो 5.83 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हम लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना दिया, 242 नैनोमीटर्स दिया है, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम्स। तो यहाँ से क्या निकालना क्या है हम लोग को, यहाँ से निकालना है कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल, किलोजूल पर मोल में निकालना है, किलोजूल पर मोल में निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, आप लोग जानते हैं है ना, एच सी लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू 242 नैनोमीटर में दिया है ना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है, सी का वैल्यू हम लोग को पता है, एच का वैल्यू पता है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिंपल सा केमिकल फार्मूला पुट करना है, और यहाँ से आपका एनर्जी निकल के आ जाएगा 0.0821 इंटू 10⁻⁻17 जूल। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल निकालना है। पर मोल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलो जूल में निकालने के लिए बोला गया था, इसलिए 1000 से यहाँ डिवाइड किया गया है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 494 किलो जूल पर मोल। तो इस तरह से क्वेश्चन बन के रेडी हो गया।
तो आपको यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम, जो भी समझने में दिक्कत होगा, आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ए 25 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.57 माइक्रोमीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, ये निकालना है। 25 वाट का बल्ब है, जो कि पावर यहाँ पे दिया है 25 वाट, आप लिख सकते हैं, पी का सिंबल होता है, पी फॉर पावर, 25 वाट है ना, 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। वेवलेंथ दिया है 0.57 माइक्रोन मीटर, माइक्रोन का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻6 मीटर, याद रखना है। तो यह रेट ऑफ एमिशंस निकालना, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड निकालना है। पावर बाय एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप जानिए। रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पावर बाय एनर्जी है ना, एनर्जी निकाल लेंगे। चूँकि वेवलेंथ दिया है तो एनर्जी आसानी से निकल जाएगा hc/λ से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इस तरह से निकाल लेंगे। एच न्यू होता है hc/λ, एच का वैल्यू हमको पता है, सी का वैल्यू पता है, वेवलेंथ आपको दिया हुआ है 0.57 माइक्रोन मीटर, इसीलिए यहाँ पे आप सी का वैल्यू सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग जानते हैं। माइक्रोन मीटर में 10⁻⁻6 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया गया। आप एनर्जी का फॉर्मूला में पुटअप कीजिएगा, ई इक्वल टू है ना, सारे का वैल्यू रखना है, पुटअप करना है, तो आपको निकल के आ जाएगा कितना आंसर, 3.48 है ना, 3.48 इंटू 10⁻⁻⁻ जूल, -19 जूल। रेट ऑफ एमिशंस का फॉर्मूला बताया गया क्वांटा पर सेकंड निकालने के लिए। पावर बाय एनर्जी होता है, पावर कितना 25 वाट, और 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। तो एनर्जी यहाँ से निकल के आ गया, पावर आपको दिया हुआ है, एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं। अब दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। 25 वाट यानी 25 वाट मतलब 25 जूल पर सेकंड, 25 जूल पर सेकंड को डिवाइड कर देंगे 3.48 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो एनर्जी है इससे डिवाइड करेंगे तो रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड निकल के आ जाएगा कितना, 7.18 इंटू 10⁻19 पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom, है ना। when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom, तो calculate threshold frequency and work function of the metal। दो चीज़ निकालना है यहाँ पे। जीरो वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहा है मेटल सरफेस से, यहाँ पे आपका वेवलेंथ दिया हुआ है, और है ना, वेवलेंथ दिया। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। वर्क फंक्शन क्या बोलेंगे हम लोग, तो ये सारा चीज़ अभी हम लोग देखेंगे इसका आंसर बना के, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे, जैसे कि जानते हैं c/λ है ना, और वर्क फंक्शन के लिए एच न्यू नॉट करेंगे, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जब हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क फंक्शन निकलता आता है। तो एच न्यू नॉट है ना, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया तो आपको रिजल्ट आ गया वर्क फंक्शन कितना, 2.92 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, c/λ, सिंपल सा फॉर्मूला है, c/λ कर देंगे हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आसान था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम, है ना, इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज transition from the energy level with n equal to 4 to energy level n equal to 2। what is the color corresponding to this wavelength, है ना, कलर भी बताना है। चलिए तो हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन, है ना, वेवलेंथ दिया, वेवलेंथ निकालना है हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पे n का वैल्यू दिया है, n का वैल्यू 4 से कहाँ पे गया, 2 पे गया, तो n1 बराबर 2, n2 बराबर 4 ले लेना है, और इसको हम लोग फार्मूला से इस तरह से पावर फार्मूला लगाएंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो अकॉर्डिंग टू पावर फार्मूला ये हम लोग जानते हैं, वेव नंबर क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला आपको याद रखना, RH 1n²/1/n2², ये फार्मूला याद रखना। रीडबर कांस्टेंट है यहाँ पे 1096/78 पर सेंटीमीटर में इसका वैल्यू होता है। सारे को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, तो ये आपका वेव नंबर आ रहा है। आपको निकालना क्या है, हमको निकालना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर, तो 1/वेव नंबर कर दिए, तो इससे आपको निकल के आ गया कितना, 486 नैनोमीटर, है ना, 486 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, वेवलेंथ निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस बन गया। तो आपको याद रखना है वेव नंबर निकालने का फार्मूला क्या होता है, रीडबर कांस्टेंट 1/n1² माइनस 1/n2²। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइज n इक्वल टू 5 ऑर्बिट, है ना, 5th ऑर्बिट पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद कंपेयर और आंसर आर विद द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 1 ऑर्बिट।
तो एनर्जी सबसे पहले निकालना है, हाउ मच एनर्जी जब फिफ्थ ऑर्बिट पे है, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं एनर्जी को, किस तरह से निकालेंगे। तो एनर्जी का एक निकालने का जनरल फार्मूला होता है, किसी भी सेल्स में हम लोग निकालते हैं, है ना। ई एन इक्वल टू -2.182 पर, है ना, -18 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी सेल्स के इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। एनर्जी ऑफ एनथ सेल ये फार्मूला होता है, ठीक है। फाइनल इक्वेशन आपका ये आएगा। सबसे पहले यहाँ जूल पर मोल में है, उसका जूल पर एटम, और जूल पर एटम्स में आपको जब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली जब निकालेंगे तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, -2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, है ना। जूल पर मोल से एटम्स लाने के लिए क्या किया गया, 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड किया गया। तो इस तरह से आपका एनर्जी आपका निकल के आ गया। अगर एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट सेल का निकलेगा, हम लोग को फिफ्थ सेल का निकालना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ऑर्बिट एन इक्वल टू फिफ्थ, है ना। फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो है ना। तो कहाँ निकाल के ले जाएंगे, इन्फिनाइट में, इसीलिए ई इन्फिनाइट -E5 किया गया है। इन्फिनाइट का एनर्जी हमेशा 0 होता है, तो 0 माइनस कर देंगे हम लोग, और n का वैल्यू 5 है। तो इस तरह से आप जब सब कुछ कैलकुलेट कीजिएगा तो 8.72 × 10⁻19, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल टू 6 ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन निकालना है जब हाइड्रोजन एटम का कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप कर रहा है, 6 से ड्रॉप कर रहा है ना। 6th सेल से वो ड्रॉप कर रहा है, तो कितने एमिशंस लाइन बन सकते हैं, इसका एक जनरल फार्मूला होता है n इंटू n-1/2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशंस लाइन यहाँ पे निकालना है। फार्मूला क्या बोले हम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन्स का फार्मूला आपको याद रखना है, n इंटू n-1/2। n का वैल्यू कितना बोला गया है, 6, तो 6 पुट कर दीजिएगा आप, तो 6 इंटू 6-1/2, है ना। n का वैल्यू 6 माइनस 6 1, है ना। तो 6 इंटू 5 हो जाएगा, या 3 इंटू 5 बोल सकते हैं, 2 3 जा 6 कट गया, 3 इंटू 5 15 लाइन्स। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं, 6 से 5, 6 से 4, 6 से 3, 6 से 2, 6 से 1 गया, 5 लाइन्स बनेगा। उसी तरह से 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1 गया, तो 4 लाइन्स, 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1 3 लाइन्स, 3 से 2, 3 से 1 2 लाइन्स, और 2 से 1 1 लाइन्स। ये सारे को जब आप ऐड कीजिएगा, 5 4 3 2 1, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 15। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जनरल फार्मूला याद रखना है, n इंटू n-1/2, उससे आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज -2.17 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम। व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। तो फिफ्थ ऑर्बिट के साथ क्या एनर्जी होगा ये निकालना है, तो अभी जनरल फार्मूला बताया गया था, है ना। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्ड्स फिफ्थ ऑर्बिट भी निकालना है यहाँ पे, तो रेडियस और एनर्जी दोनों निकालना है। एनर्जी का फार्मूला तो अभी जस्ट बताया गया था, ई एन इक्वल टू -2 एनर्जी निकालना है, और फर्स्ट ऑर्बिट के साथ, ठीक है, दिया हुआ है एनर्जी एसोसिएट फर्स्ट ऑर्बिट के साथ दिया है, और इसका फिफ्थ ऑर्बिट के साथ निकालना है। तो ई एन का फार्मूला से बन जाएगा। रेडियस निकालने के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए आप 4 है ना, एन इलेक्ट्रॉन द एनर्जी किसी भी कंपेरेटिव करके यहाँ E1/E2 इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं n2/n1 का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा। n1 बराबर 1 दिया है, E1 बराबर कितना दिया है, तो E1 -2.17 10⁻18 जूल पर एटम, n2 का वैल्यू 5 दिया है, E2 निकालना है। तो E2 का मतलब E5 यहाँ पे निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से। निकल के कितना आएगा, -8.77 इंटू 10⁻20 जूल पर एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, तो आर एन का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जनरल फॉर्मूला होता है रेडियस निकालने का 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रम, ठीक है। n² एंगस्ट्रम में निकल के आता है। तो यहाँ पे आप n का वैल्यू 5 पुट कीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा 13.225 एंगस्ट्रम, यानी अगर नैनोमीटर में बात करेंगे तो 1.3225 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बामर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। वेव नंबर निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और बामर सीरीज के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, बामर सीरीज के लिए n1 का वैल्यू हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे n1 होगा, n1 का वैल्यू कितना होता है 2, और n2 का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है तो n2 का वैल्यू 3 लेना है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल में ये इसका फॉर्मूला होता है वेव नंबर का। अकॉर्डिंग टू बामर फॉर्मूला क्या बोलते हैं हम लोग, वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, ठीक ना। रेसिप्रोकल हम लोग बोलते हैं RH 1/n1² माइनस 1/n2²। आपको याद रखना है वेवलेंथ क्या बोला गया है लॉन्गेस्ट लाने के लिए,
जो वेव नंबर होगा वो क्या होगा, मिनिमम होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसीलिए n1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे तो n2 का वैल्यू क्या लेंगे, 3। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, सब्सटीट्यूट कीजिएगा सारे वैल्यू को, तो आपका फॉर्मूला में पुटअप करने पे कितना आंसर आ जाएगा, 1.07097 10⁻7 पर मीटर इंटू 5/36। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5/36 आएगा, तो 1.523 इंटू 10⁻6 मीटर आया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द एनर्जी, है ना, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल्स रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ बोर ऑर्बिट, एंड व्हाट इज द वेवलेंथ, है ना, फर्स्ट बोर ऑर्बिट टू फिफ्थ बोर ऑर्बिट में ये बता रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपको दिया हुआ है -2.18 इंटू 10⁻11 होगा, 11 बाई मिस्टेक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एनर्जी निकालना है, फिफ्थ बोर ऑर्बिट दिया है, वेवलेंथ आपको यहाँ पे निकालना है, और आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड निकाल लेते हैं, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक जनरल फार्मूला हम लोग को पता है, -2.18 इंटू 10⁻11 अगर अर्ग्स में बोलेंगे, और अगर जूल में बोलेंगे तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग्स होता है, तो इसलिए फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेल का आप एनर्जी निकालिएगा तो -2.18 इंटू 10⁻18 जूल आएगा। उसी तरह से जब फिफ्थ एनर्जी का निकालेंगे, फिफ्थ सेल्स का एनर्जी निकालेंगे तो n² बाई n² होता है, तो n की जगह 5 पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻18/25, है ना। एनर्जी रिक्वायर्ड दोनों का हम लोग चेंज इन एनर्जी निकाल देंगे हम लोग, E5 - E1, तो इस तरह से आपका एनर्जी निकल के जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2.09 इंटू 10⁻18 जूल। जब एनर्जी आपका निकल गया तो यहाँ से वेवलेंथ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है ना, डेल्टा = h c/λ, इस तरह से। तो वेवलेंथ आपका निकल के कितना आ जाएगा, तो वेवलेंथ आपको जब फार्मूला में पुटअप कीजिएगा, सारी चीज़ को पुट करना है, तो पुटअप करने के बाद 9.50 इंटू 10⁻8 मीटर, यानी इसको जब एंगस्ट्रम में करेंगे हम लोग तो 950 एंगस्ट्रम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ही इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय En, है ना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का जो जनरल फॉर्म होता है हम लोग का यहाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ है, इतना है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम द सेकेंड ऑर्बिट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज ट्रांजिशन। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी दिया हुआ है, एनर्जी निकालना है, सेकेंड ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसका एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी निकालना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, एनर्जी को निकाल लीजिए, है ना। कहाँ से निकालना है, सेकंड सेल से। सेकंड सेल से निकाल कहाँ ले जाएंगे, इन्फिनाइट सेल में, इसलिए इसका जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, डेल्टा E = E इन्फिनाइट माइनस En, है ना, यहाँ लिखा हुआ इस तरह से, डेल्टा E = E इन्फिनाइट माइनस E2। इन्फिनाइट का एनर्जी हमेशा क्या होता है, 0, और E2 का एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, -2.18 इंटू 10⁻18, और नीचे n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी वहाँ निकल जाएगा। जब एनर्जी निकल जाएगा तो हमको यहाँ निकालना है क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या पुट करेंगे हम लोग, डेल्टा E = हम लोग जानते हैं hc/λ, लैम्डा का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा hc/ΔE। तो डेल्टा E हम लोग निकाल चुके हैं, उसको वैल्यू पुटअप कीजिएगा आप। तो सारे को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर जो निकल के आएगा 3.645 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर, दैट इज द वेवलेंथ। जब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड सेल से इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे तो इसका इतना एनर्जी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ यहाँ पे निकालना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है कितना वेलोसिटी के साथ, 2.05 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो इसके लिए क्या करना है आपको, वेवलेंथ निकालता है, वेलोसिटी दिया है, तो इसके लिए एक डी ब्रॉगली इक्वेशन होता है, हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन जो होता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन के वैल्यू उधर निकल जाएगा, लैम्डा = h/mv। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, हम लोग जानते हैं। वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, तो लैम्डा = h/mv। वेवलेंथ आसानी से निकल जाएगा, बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है। कौन सा इक्वेशन से बनेगा ये, डी ब्रॉगली इक्वेशन से, याद रखना है। तो लैम्डा = आप जब पुटअप कीजिएगा, h का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है 6.626 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में, इसका यूनिट भी होता है।
जूल सेकंड की जगह हम लोग किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड भी रख सकते हैं। तो इस तरह से सारे को जब पुटअप कीजिएगा तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला को जरूर याद रखना है। फॉर्मूला याद रहेगा सारा कुछ बन जाएगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 इंटू 10⁻25 जूल। तो कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पे दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, आपका वेवलेंथ निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ से आप निकाल लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना, उससे आपका निकल जाएगा वेलोसिटी निकल जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। आपका यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर को ये दिया हुआ 3 इंटू 10⁻25 जूल, इसको आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना। 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू के ई बाई, है ना, हम लोग कर देंगे एम। तो इस तरह से आप सब सारे को पुटअप कीजिएगा तो 65.9 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कितना निकल के आ जाएगा 8.12 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है। तो डी ब्रोगली इक्वेशन लगाना है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। तो उसके बाद सारा को पुटअप कर देंगे हम लोग, एच का वैल्यू पुट करेंगे, एम का वैल्यू पुट करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट कर देना है, ठीक ना। और हम लोग जानते हैं कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो उसको क्या करना है, एंगस्ट्रम में चेंज कर देना है ना। 8967 इंटू 10⁻9 मीटर है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे 8967 एंगस्ट्रम में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से डी ब्रोगली इक्वेशन आपको याद रखना है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, हाफ एम बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं, तो हम लोग बोलते क्या है, जिसमें कि क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन्स होगा। उस तरह का स्पीसीज जिसमें कि सेम इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। तो Na+K+ Mg2+ है ना, इस तरह का आपके क्वेश्चन कैल्शियम 2+ सल्फाइड 2- आर्गन दिया हुआ है। तो इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को बचाना है। तो जब आप सारे को कैलकुलेट कीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब लॉस करना है ना। तो Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह से पोटासियम, कैल्शियम और सल्फाइड ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, क्योंकि इनके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम मैग्नीशियम एक पेयर बनाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, दूसरा पोटासियम, कैल्शियम और सल्फाइड, ये दोनों कैसे होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये आपका है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग आइंस, हाइड्रोजन, सोडियम आइंस, O2- F-, ठीक ना। तो व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन से बोल रहा है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर, है ना, रिप्रेजेंटेड बाय 3s1। 3s1 का आने का मतलब क्या है, तो 3s1 आने का मतलब है कि 1:2, 2:2, 2p6 और 3s1, है ना। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन उससे पहले है, तो 3s1 किसके लिए हो जाएगा, सोडियम के लिए। यहाँ पे 1p3 नहीं होगा, वहाँ पे 2 होगा, है ना, 2p3, 2p3, ठीक है। तो 1:2, 2:2, 2p3 हमारा निकल जाएगा, 4 3 7। उसी तरह से 3d6 जो आएगा वो किसके लिए आएगा, तो 4s2 के बाद 3d6 आता है 26, आयरन का हो जाएगा। विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कन्फिग्रेशन। अब यहाँ हीलियम के बाद 2s1 है, यानी 2 और 1 3 हो गया। लिथियम हो जाएगा, नियोन, 3s2 3p, यहाँ 15 हो गया, फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद स्कैंडियम हो जाएगा। तो 1s2 हो जाएगा आपका कन्फिग्रेशन, है ना, 1s2 हीलियम का हो गया। उसके बाद अगर हम लोग को आर्गन नियोन का लिखना है कन्फिग्रेशन, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए ठीक से फिर 10 का ही लिखना है, O2- था तो उसका लिखना है, तो आपके नीचे यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस को देख सकते हैं आप। 1s2 2s2 2p6 इस तरह से। सोडियम जेड का वैल्यू 11 है ना, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 3s1 हम लोग जान रहे हैं। और जेड बराबर 2p3 आया ना, तो 7 बताया गया था, किस तरह से आएगा 1s2 2s2 2p3। ये आपको जो अबाव रूल्स होता है वो याद होना चाहिए, ठीक ना, कि हम लोग कैसे एलिमेंट को फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होता है। Li3d, ये 3d6 मैंने आयरन का हो जाएगा, वो लिथियम, फास्फोरस और स्कैंडियम, ये 3 एलिमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, आप आराम से बना सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन विच अलाउ जी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। जी ऑर्बिटल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसको फाइंड आउट करना है। तो एक सिंपल सा तरीका से हम लोग इस तरह की ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो एस के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं क्या होता है 1, है ना। एस सेल कहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेल से। पी कहाँ से, सेकेंड सेल से स्टार्ट होता है।
डी कहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड सेल से। एफ कहाँ से स्टार्ट होगा, तो एफ हम लोग बोलते हैं क्या, फोर्थ सेल से। तो जी अगर बोलेगा तो जी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो जी आपका स्टार्ट हो जाएगा फिफ्थ सेल से। तो इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसका आंसर इस तरह से देना है, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एल है ना, वेयर जी ऑर्बिटल कैन बी प्रेजेंट इक्वल टू 4। और हम लोग क्या बोलते हैं, एन का वैल्यू जो होता है, एन का वैल्यू अगर निकालना होता है तो वो कैसे निकलता है, एल प्लस 1 से। ठीक है, एन का वैल्यू जो निकलेगा एल प्लस 1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। तो फिफ्थ ऑर्बिट से ही जी सबसेल एग्जिस्ट करेगा, इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, एच अगर पूछा जाएगा तो 6 सेल से, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, एल एंड एम एल होगा, वहाँ पे नील नहीं एम एल होगा, फॉर द रिएक्शंस, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, तो एन इलेक्ट्रॉन जो कि 3D ऑर्बिटल में, 3D कहने का मतलब एन का वैल्यू 3 हो गया, एल का वैल्यू 2 हो गया, तो एम एल का वैल्यू क्या हो सकता है, तो एम एल का वैल्यू हम लोग जो बोलते हैं वो क्या होता है, -L2 + L होता है। तो -L2 + L कहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो इस तरह से एस के लिए 0 हम लोग बोल सकते हैं, पी के लिए 1 और डी के लिए क्या बोलते हैं 2। डी के वैल्यू 2 होता है, एफ के लिए वैल्यू 3 होता है, ये एल का वैल्यू होता है। तो एल का वैल्यू जो लाइज करता है वो कहाँ से लाइज करता है, तो एल का वैल्यू आपको याद रखना है -L से +L पे लाइज करता है। ठीक है, तो -2 - 1 -0 +1 +2 इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 26, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट। एक एटम है एलिमेंट जिसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और 35 न्यूट्रॉन्स है। तो इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। तो ये एक्सेप्शनल 29 इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चूँकि ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। 29 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी ये कॉपर का हो जाएगा, तो कॉपर इज द एक्सेप्शनल पार्ट है ना। यहाँ पे हम लोग हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का कन्फिग्रेशन का बात करते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 29 हो जाएगा। और 10 किसका होता है, कॉपर का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखेंगे हम लोग तो इस तरह से 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10 लिखना है ना, 4s1 हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट, ये एक्सेप्शनल पार्ट होता है, इसको याद रखना है। कॉपर और क्रोमियम 24 और 29 वाला जो एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर में हम लोग हाफ फील्ड फुल फील्ड का कंसेप्ट देते हैं। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्पीसीज H2+ है ना, H2 एंड O2+। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना है, H2+ है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताना है H2+। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। H2 में कितना हो जाएगा, तो H2 का तो 2 हो जाएगा। O2+ ऑक्सीजन में कितना होता है, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन में 16, 16 प्लस करने के मतलब घटा देंगे। तो H2+ में आप इस तरह से लिख सकते हैं, H2+ में कितना 2 - 1 1 हो जाएगा। H2 का तो डायरेक्टली 2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 2, और 16 - 1 = 15। याद रखना है प्लस का मतलब होता है डिक्रीज करता है। ठीक है, 28 में एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एन का वैल्यू 3 दिया है, वाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल एंड एम एल। ठीक है, एन का वैल्यू 3 है तो एल और एम एल का वैल्यू क्या होता है, तो एन का वैल्यू और एल का वैल्यू बताया गया इस तरह से। एन का वैल्यू जो होता है वो हमेशा, एल का वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग n-1 होता है, और एम एल का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है -L2 + L। फिर सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट द क्वांटम नंबर एम एल एंड एल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल आर पॉसिबल, 1p 2s 2p 3p। तो 1p पॉसिबल नहीं होता है और 3f भी पॉसिबल नहीं होता है, तो 2s और 2p ये दो पॉसिबल होंगे है ना। 1p एग्जिस्ट नहीं करता है ना, फर्स्ट सेल में केवल s। तो सबसे पहले क्वेश्चन से नंबर 1 देख लेते हैं, n का वैल्यू 3 बोला है तो l का वैल्यू 0 है ना, 0 1 2 ये 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकता है हमेशा। l का वैल्यू जो होता है n-1 होता है, n का वैल्यू 3 n-1, तो 0 1 2 3 वैल्यू आएगा, तो l का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ml 0 आएगा। l का वैल्यू 1 रखेंगे तो ml का वैल्यू +1 0 -1 या -1 0 +1 दोनों हो सकता है। l का वैल्यू 2 रखेंगे तो ml का वैल्यू +2 +1 0 -1 -2 इस तरह से होगा, दो जगह मिस्टेक है, -1 -2 लिख देंगे हम लोग उसको। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल का आने का मतलब एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो सकता है, एम एल का वैल्यू कैन हैव एनी ऑफ द वैल्यू -2 -1 और 0 +1 +2 इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं। 1p एंड 3f ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, इसके पीछे रीजन बोलते हैं, फर्स्ट सेल में केवल s सब सेल होता है, उसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का होता है सेल का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं, यूजिंग एस पी एंड डी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विच विथ फॉलोइंग क्वांटम नंबर, n = 1 है और l = 0 है, तो 1s हो जाएगा इसका है ना। l के लिए 0 का मतलब s, n का वैल्यू 4, l के लिए 3, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 4f हो जाएगा,
ये चीज़ याद रखना, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए, ठीक ना, डी के लिए कितना होता है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है, याद रखना इसको। तो एन का वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिए, एल का वैल्यू 3, 4f हो जाएगा, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 1 है, तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर 1s ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल और 4d ऑर्बिटल हो जाएगा। इसको हम लोग देख सकते हैं इस तरह से कैसे बनाया है, तो उसको हम लोग पीछे जाके देख सकते हैं। 1s है ना, 4, एल का वैल्यू 3 के लिए बताया गया है, एफ के लिए होता है, एन का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, एल का वैल्यू 1 किसके लिए, पी के लिए तो 3p हो जाएगा, एन का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देना, एल का वैल्यू 2 है, 2 किसके लिए होता है, 2 होता है डी के लिए तो 4d हो जाएगा। तो इस तरह से करेक्ट आंसर इसके ये हो जाएंगे। तो 1s 4f 3p और 4d ये आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, 1s 4f 3p और 4d, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर स्टेट विच आर पॉसिबल, एक्सप्लेन वाई द अदर्स आर नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी करना है, पहले हम लोग पहचानेंगे कि कौन पॉसिबल है। एन का वैल्यू 0 कभी पॉसिबल नहीं होता, यानी ये सेट इम्पॉसिबल है। एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 0, ml ये आपका पॉसिबल है, ठीक है। हमेशा एल का वैल्यू जो होता है n-1 होता है, ये याद रखना है। एन का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 1 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n-1 होना चाहिए, एल का वैल्यू जो होना चाहिए n-1 होना चाहिए, ठीक है, याद रखना है n-1, एन के और एल का वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकता। 4 नंबर देखते हैं हम लोग, एन का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू 0 है और एम एल का वैल्यू +1 है, ये चीज़ गलत है। एल का वैल्यू जब 0 होगा तो एम एल का वैल्यू भी क्या होगा, 0, क्योंकि प्लस एल से माइनस एल तक राइज करता है। अब 0 है तो +0 to -0 होता नहीं, केवल 0 होगा। ऑप्शन नंबर 5 में देख रहे हैं, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 3 है और एम एल का वैल्यू -3 है, एम एस का वैल्यू +½ ठीक है। तो इसको भी बना सकते हैं, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया, द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन कैन बी एल एंड नॉट 0। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। थर्ड में द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एन इक्वल टू 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 1, इट कैन हैव 0 वैल्यू। 4 नंबर में द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एल इक्वल टू 0 एम एल कैन नॉट बी +1, ये भी 0 होगा, इट मस्ट बी 0। 5 नंबर में द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर n बराबर 3 एल इज नॉट इक्वल टू 3, ये बताया गया था, एल का वैल्यू हमेशा n से कम होता है। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, है ना, जो आपका लास्ट वाला डिजिट था, एल बराबर 1, एम एल बराबर 0, ये एल का वैल्यू 1 है तो एम एल का वैल्यू 0 कभी नहीं हो सकता है। एम एल का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं -1, है ना, 0 और +1, ये 3 चीज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर, एन का वैल्यू 4 और एम एस का वैल्यू -2 है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया है, एन का वैल्यू 3 और एल का वैल्यू 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एन का वैल्यू 4 बोला और एम एस का वैल्यू -, तो किसी भी सेल का एन का वैल्यू 4 में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो आप सबसे पहले नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उस सेल का निकाल लीजिए, तो क्या फार्मूला होता है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग एल का वैल्यू बोल रहे 3 है ना, क्योंकि एल का एन का वैल्यू जो होता है और एल का वैल्यू n-1 होता है, तो 3 इस तरह से पुट करके भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट इसका एक फार्मूला है 2n² से हम निकाल लीजिए और उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। एन का वैल्यू 3, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, फॉर n बराबर 4 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 2 × n, एन का वैल्यू 4 पुट करना है, 16 32 हो जाएगा। हाफ आउट ऑफ दिज विल हैव एम एस इक्वल टू -½ करने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज में जो स्पिन रहता है उसको हम लोग -½ बोलते हैं। तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन विथ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन्स इक्वल टू 16, फॉर n इक्वल टू 3, एल का वैल्यू 0, एम एल का वैल्यू 0, एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा +½ एंड -½ 2, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये 31 का ही दिखाया गया था, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से निकल जाएगा। 32 चलते हैं हम लोग, सो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोर ऑर्बिट्स फॉर द हाइड्रोजन एटम इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। अब यहाँ पे शो करना है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, है ना, ये जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, लैम्डा इक्वल टू जो हम लोग बोलते हैं h/mb, ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हम लोग क्या पढ़े हैं कि MBR जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH/2π का, तो इसको हम लोग इस तरह से 2πr इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं NH/mb, है ना, 2πr इक्वल टू लिख सकते हैं NH/mb, और mb इक्वल टू क्या लिख सकते हैं NH/2πr लिख सकते हैं।
और डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या बोलता है? डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलता है लेमडा इक्वल टू एच बाई एम बी। इसको हम बोल सकते हैं एच एम बी इक्वल टू एच बाई लेमडा। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान के हम लोग कंपेयर कर देंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कंपेयरिंग करने से क्या हो जाएगा, तो एन एच बाई 2 पाई आर इक्वल टू एच बाई लेमडा। इस तरह से 2 पाई आर इक्वल टू क्या आ गया, तो एन लेमडा। इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, सर्कमफ्रेंस जो होता है बोर ऑर्बिट का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ठीक है, एन लेमडा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम, है ना, He+He2+ इलेक्ट्रॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, ये दिया हुआ है। यहाँ से इस हीलियम से और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, उसका आपको यहाँ पे निकालना है, क्या एनर्जी निकालना है। और आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम का आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से आप निकालिए एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए फार्मूला हम लोग जानते हैं -2.180 इंटू 10⁻⁸ जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल होता है। डेल्टा ई इक्वल टू निकाल लीजिए इन्फिनाइट माइनस E1, जीरो से, चूँकि इन्फिनाइट का क्या होता है एनर्जी जीरो होता है, तो इस तरह से डेल्टा ई का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁸ जूल फॉर द प्रोसेस गिवन बाय, है ना, हीलियम से हीलियम को निकालना है, तो डेल्टा ई इक्वल टू इन्फिनाइट माइनस E1 करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेल में हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आ जाएगा 8.72 इंटू 10⁻⁸ जूल। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस हीलियम, है ना, हीलियम यहाँ पे गैसेस फॉर्म में है, Hg फॉर्म में होगा। हीलियम से यहाँ पे भी क्या हुआ, हीलियम आयंस बना है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज इतना, तो इसका आंसर भी आई थिंक क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो यहाँ से सेम क्वेश्चन ये हो गया है, तो इसको देख लेना है आप। सेम आंसर भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रिपीटेड है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से बन जाएगा जैसा अभी बताया गया है ना। तो आपको इस तरह से निकाल सकते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द आयोनाइजेशन एनर्जी आप ये निकाला गया था। ठीक है, तो हीलियम आयंस के लिए हम यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, अच्छा हीलियम आयंस के लिए था। ठीक है, हीलियम आयंस के लिए जेड का वैल्यू 2 होता है, वहाँ हीलियम नहीं था, सॉरी। तो हीलियम आयंस के लिए हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, तो क्या होगा, एन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। तो हीलियम आयंस के लिए जेड का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, लेकिन एन का वैल्यू 1 होगा, तो इस तरह से इसका आंसर निकल के आ जाएगा ये। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसके बाद ये और एक पार्ट बनेगा इस वीडियो का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। डायमीटर कार्बन एटम का दिया हुआ है 0.15 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम विच कैन बी प्लेस साइड बाय साइड इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस ए लेंथ ऑफ स्केल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। डायमीटर कार्बन एटम का दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन एटम्स का संख्या को निकालना है। ठीक है, नैनोमीटर में है तो 20 सेंटीमीटर को सबसे पहले क्या करना है, नैनोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेंथ ऑफ स्केल क्या है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को हम लोग क्या करेंगे 20 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर में बांट देंगे, है ना, और ये आपका निकल कर जाएगा 2 इंटू 10⁸ नैनोमीटर। इस तरह से डायमीटर आपका दिया है 0.15 नैनोमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे टोटल निकल जाएगा ये कितना हो जाएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 1.33 इंटू 10⁹ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 35 सॉल्व हुए। इसके बाद हम लोग 32 क्वेश्चन देखेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पर नहीं है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कहीं पे कोई भी दिक्कत होता है तो क्या करना है, कमेंट्स करना है। ठीक है, कमेंट्स करके पूछ लेना है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।